हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो गया है। सो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप छत्तीसगढ़ के कोई भी कॉलेज या कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे भरना होगा, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी, क्या प्रोसेस होगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप यहां पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी SC, ST और OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए जो पोर्टल है ओपन कर दिया गया है। इसमें आप दोस्तों नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं, साथ ही आप अपने फॉर्म में रिन्यूअल भी करा सकते हैं। अगर दोस्तों आप 12वीं के बाद कोई भी कोर्स कर रहे हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म भरना पड़ेगा, तभी आपको छात्रवृत्ति मिल पाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल से ही पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरेंगे। दोस्तों आप यहाँ पर शेड्यूल में देखेंगे तो आपका जो ऑनलाइन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म या नवीनीकरण करवाने का जो डेट है 9 सितंबर से शुरू हो गया है। इसमें आप जो है 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म या नवीनीकरण करवा सकते हैं। ड्राफ्ट प्रपोजल लॉक करने का यहाँ पर डेट देखेंगे तो 16 से लेकर आप जो है 24 नवंबर तक ड्राफ्ट का प्रपोजल लॉक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि आप अपने मोबाइल से ही फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। छत्तीसगढ़ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन कीजिए, सर्च बार पर आना है और यहाँ पर आपको CG पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप लिख के सर्च करना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो सर्च रिजल्ट में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप CG का ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिल जाएगी। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म भरने का ऑफिशियल जो वेबसाइट है ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे ही आप इस पेज में नीचे आएंगे यहाँ पर देख सकते हैं पूरी जो है गाइडलाइन बताई गई है। इसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आपको अपना पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना होगा। दोस्तों इस सत्र देखेंगे तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म में यहाँ पर एक बड़ा चेंजेस हुआ है। अगर आप SC या ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको NSP यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR करवाना जरूरी है। अगर दोस्तों NSP पर आप OTR नहीं कराते हैं तो उस कंडीशन में आपको जो है पैसा नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको जो है सबसे पहले NSP की वेबसाइट पर OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। उसी के बाद ही आपको जो है स्कॉलरशिप फॉर्म को फिल करना है। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक लिंक भी दिया गया है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार से नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का ऑफिशियल जो वेबसाइट है ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अब रजिस्ट्रेशन करने के यहाँ पर जो सारी स्टेप बताए गए हैं। तो दोस्तों इस बारे में हमने पूरा कंप्लीट वीडियो पहले ही बना दिया है कि आप अपने मोबाइल से ही नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस होगी, पूरी प्रक्रिया हमने पहले ही वीडियो में बना रखा है। दोस्तों अगर आप SC या ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिए हैं, साथ ही ऊपर आई बटन पर, और इस वीडियो के आपको एंड पर भी देखने को मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर सबसे पहले आप जो NSP पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके बाद ही आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म को फिल करना होगा। दोस्तों अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट दिया गया है 9 सितंबर से लेकर आप जो है 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों आगे बताया गया है कि सबसे पहले जो आपका आधार कार्ड है उस पर आप KYC यानी आपके मोबाइल नंबर को लिंक करवाएंगे। उसके बाद ही आपको आगे फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। अब दोस्तों आगे बताया गया है कि अगर आपका जो बैंक है DBT यानी आपका जो आधार सीडेट नहीं है यानी आधार कार्ड उस पर लिंक नहीं है, तो सबसे पहले आप नज़दीक के बैंक चले जाइए और वहाँ पर आपको जो है DBT का जो फॉर्म है उसको सबमिट कराना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो बैंक खाते पे आपका आधार कार्ड है लिंक हो जाएगी। उसी के बाद ही आपको यहाँ पर फॉर्म को फिल करना है। अगर दोस्तों आपके बैंक अकाउंट पर DBT एक्टिवेट नहीं है तो आपका जो फॉर्म है आगे फिल नहीं होगा, आपका रजिस्ट्रेशन है वह नहीं हो पाएगी। इसलिए सबसे पहले बैंक जाकर आप अपना DBT को एक्टिवेट करा लीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार से देखेंगे तो सारे नियम एवं शर्तें हैं। सारे नियम एवं शर्तों को आपको फॉलो करके ही आपको फॉर्म को फिल करना है। दोस्तों इस पेज में जैसे आप नीचे आएंगे तो देखेंगे तो स्टूडेंट के यहाँ पर पोर्टल दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले अपना पंजीयन करें लिखा हुआ आता है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो लॉगिन करने के लिए दिया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर या अन्य PG के कोर्सेज के कैंडिडेट हैं या जो है आपने छत्तीसगढ़ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म में पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिया है यानी पहले ही आपको जो है छात्रवृत्ति मिल गई है, उस कंडीशन में दोस्तों आपको यहाँ पर लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको अपना पुराना ID पासवर्ड डाल के यहाँ पर लॉगिन करके आपको फॉर्म को खाली रिन्यूअल करना है, आपको नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है।
आप अपने मोबाइल से ही आप अपने स्कॉलरशिप फॉर्म का रिन्यूअल यानी नवीनीकरण कैसे कराएंगे, इस बारे में हमने पहले ही कंप्लीट वीडियो बना रखा है। वीडियो की लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। सबसे पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए और आप अपने फॉर्म को नवीनीकरण करवा लीजिए। आपको नया फॉर्म नहीं भरना है। अब दोस्तों अभी केवल आप जो 12th पास किए हुए हैं, अभी आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हुआ है, चाहे आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो या दोस्तों आप जो है अन्य कोर्स कर रहे हो जैसे ITI कर रहे हो, या दोस्तों आप जो है BE BTech में एडमिशन लिए हुए हो, या आप कोई नर्सिंग का कोर्स कर रहे हो, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं उस कंडीशन में ही आपको यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि अगर आप नए कैंडिडेट होंगे तो आपको नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करना होगा। अब उसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो अपना पंजीयन करें लिखा हुआ आता है, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का पेज है ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो सारे इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं जो हमने पहले ही इस इंस्ट्रक्शन पर बात कर लिया है, वही यहाँ पर नियम एवं शर्तें आपको दोबारा पढ़ लेना होगा। इसके बाद नीचे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है कि जो भी आप यहाँ पर अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ और फादर्स नेम वो सारी डिटेल देंगे। आप अपने आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पर आपको अपना पूरा डिटेल है उसे फिल करना पड़ेगा, यानी कि जो स्पेलिंग आधार कार्ड में है उसी प्रकार से आपको यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन है उसे फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट नेम लिखा हुआ आता है, तो आधार कार्ड के अनुसार जो भी आपका नाम है यहाँ पर आप अपना नाम टाइप कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपका मिडिल नेम होगा तो मिडिल नेम लिख लीजिए, लास्ट नेम होगा तो लास्ट नेम यहाँ पर आप लिख देंगे। इसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका नाम यहाँ पर दोबारा डालने के लिए कहा जाता है, तो यहाँ पर आप अपना नाम दोबारा एंटर कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप जो ऑर्फन यानी अनाथ हैं, तो अगर आप अनाथ होंगे तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं होंगे तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक कर लेना होगा। इसके बाद नीचे देखेंगे तो फादर, हस्बैंड या गार्जियन का नाम पूछा जाता है, तो आप अपना यहाँ पर फादर, हस्बैंड या गार्जियन का नाम आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। इसके बाद नीचे आपको मदर्स नेम लिखने के लिए कहा जाता है, तो यहाँ पर आप अपना माताजी का नाम लिख लीजिए। दोस्तों जो भी आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देंगे आधार कार्ड में जो स्पेलिंग है उसी प्रकार से यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। इसके बाद दोबारा यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप अनाथ हैं, तो होंगे तो यस पर क्लिक करना है, नहीं होंगे तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करके कंफर्म कर लेना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको दोबारा फादर या हस्बैंड का नाम डालने के लिए यानी कंफर्म करने के लिए कहा जाता है, तो दोबारा आप यहाँ पर आप अपना फादर्स का नाम या हस्बैंड का नाम एंटर कर दीजिए। नीचे आपको दोबारा यहाँ पर अपना मदर्स नेम डाल के कंफर्म कर लेना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर मांगा जाता है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार से एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा। अब इस कैलेंडर से सबसे पहले आप अपने डेट ऑफ बर्थ के यहाँ से ईयर को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर मंथ पर क्लिक करके मंथ को सिलेक्ट करना है और डे पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर फिल होके आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे देखेंगे तो आपसे कैटेगरी पूछी जाती है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं SC ST OBC जो भी आपकी कैटेगरी होगी यहाँ से आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद दोस्तों नीचे देखेंगे तो आपसे जेंडर पूछा जा रहा है कि मेल है या फीमेल है, तो जो भी आपकी जेंडर होगी यहाँ से आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोबारा देखेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ है कंफर्म करने के लिए कहा जाता है, यानी दोबारा डालने के लिए कहा जाता है। यहाँ पर क्लिक करके आप अपना डेट ऑफ बर्थ को दोबारा इस कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों दोबारा आपको यहाँ पर कैटेगरी यहाँ पर कंफर्म करने के लिए कहा जाता है, तो दोबारा यहाँ पर आप अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जेंडर आपको दोबारा कंफर्म कर लेना होगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल मांगा जाता है, तो पर्सनल डिटेल में यहाँ पर बताया गया है कि जो भी आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देंगे आपको अपना खुद का ही देना है, क्योंकि दोस्तों जब आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपकी ईमेल आईडी पर ही यहाँ पर जो है फॉरगेट करने का लिंक भेजा जाता है, तो वहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी देंगे तो आपको अपना खुद का ही ईमेल आईडी देना है। अब दोस्तों नीचे आएंगे तो सबसे पहले आधार कार्ड का नंबर मांगा जाता है, तो यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर कर दीजिए। इसके बाद नीचे मोबाइल नंबर मांगा जाता है, तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। नीचे देखेंगे तो ईमेल आईडी लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको टाइप करके एंटर कर लेना होगा। दोबारा यहाँ पर आधार कार्ड को कंफर्म करने के लिए कहा जाता है, तो दोबारा यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिए। दोबारा आपको मोबाइल नंबर कंफर्म करने के लिए कहा जाता है, तो दोबारा मोबाइल नंबर डाल दीजिए और यहाँ पर आपको दोबारा ईमेल आईडी डाल के कंफर्म कर लेना होगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो एक बॉक्स है, यहाँ पर आपको इस प्रकार से जो है टिक करके चेक मार्क कर लेना होगा। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस है मांगा जा रहा है। सबसे पहले होम एड्रेस में यहाँ पर आप अपना पूरा एड्रेस डाल दीजिए, जैसे आपके वार्ड नंबर, गली मोहल्ले का नाम, आसपास के एरिया का नाम और गांव, ये सारे डिटेल आप यहाँ पर भर लीजिए। इसके बाद नीचे देखेंगे तो पिन कोड मांगा जाता है, तो यहाँ पर आप अपना पिन कोड डाल दीजिए। इसके बाद नीचे पोस्ट ऑफिस का यहाँ पर जो ऑप्शन आ जाएगा, जो आप पिन कोड डालेंगे उस अनुसार यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आपका जो एड्रेस है कौन से पोस्ट ऑफिस पे आता है उस पोस्ट ऑफिस को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे विलेज या सिटी का नाम आता है, तो यहाँ से आपको अपना विलेज या सिटी का नाम सिलेक्ट कर लेना होगा।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दोबारा एड्रेस कंफर्म करने के लिए कहा जाता है, तो आप यहाँ पर दोबारा एड्रेस फिल कर लीजिए। जो भी ऊपर आप एड्रेस फिल करे हैं उसी अनुसार यहाँ पर आपको दोबारा एड्रेस को फिल करना होगा। उसके बाद दोबारा यहाँ पर आप पिन कोड डालेंगे, दोबारा यहाँ पर पोस्ट ऑफिस आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद नीचे आएंगे तो डिस्ट्रिक्ट यानी जिला पूछा जाता है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सभी जिले का नाम आ जाएगा, तो यहाँ से आपको अपना जिला सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पर ब्लॉक पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्लिक करके जिले में जो भी ब्लॉक आते हैं तो यहाँ से आपको अपना ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना होगा। ब्लॉक सिलेक्ट कर लेने के बाद नीचे देखेंगे तो विधानसभा लिखा हुआ आता है, तो आपका जो एरिया है कौन सी विधानसभा के अंतर्गत आता है उस विधानसभा को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो दोबारा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है उसको कंफर्म करने के लिए कहा जाता है। दोबारा आपको ब्लॉक कंफर्म करना होगा और दोबारा आप यहाँ पर विधानसभा को कंफर्म करके यहाँ पर सबमिट कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपको पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाता है। यहाँ पर कुछ कंडीशन है, पासवर्ड बनाने से पहले ये सारे कंडीशन आपको पढ़ लेने होंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको पासवर्ड ऐसे बनाना है कि कम से कम एक कैपिटल लेटर में होना चाहिए, कम से कम एक स्मॉल लेटर में होना चाहिए और एक डिजिट का यूज करना चाहिए। इसके साथ ही स्पेशल कैरेक्टर को यूज करते हुए आपको कुछ इस प्रकार से मिक्स पासवर्ड बना लीजिए। दोस्तों आप अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ भी पासवर्ड बना सकते हैं, लेकिन जो कंडीशन है उसको फॉलो करते हुए आपको पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पर आपको उस पासवर्ड को एंटर कर लेना है। उसके बाद दोबारा यहाँ पर जो है पासवर्ड को डाल के कन्फर्म कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों जो भी आपने डिटेल फिल किए हैं सारे डिटेल आपको अच्छे से चेक कर लेना होगा। अगर सारा डिटेल सही होता है तो यहाँ पर नीचे देखेंगे सेव एंड रजिस्टर का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं हमारे इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन हो गया है, रजिस्टर्ड सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा। और इस प्रकार से देखेंगे तो आपको यहाँ पर यूजर आईडी भी दे दी गई है। जब भी आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म में लॉगिन करेंगे इसी यूजर आईडी और जो आपने पासवर्ड बनाया होगा उसी पासवर्ड को यूज करते हुए आपको बार बार लॉगिन करना है। तो इसे आपको कहीं पर अच्छे से नोट करके रख लेना होगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी ईयर में इसी जो है रजिस्ट्रेशन आईडी को यूज करते हुए आपको अपना फॉर्म को रिन्यूअल कराना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको अपना प्रोफाइल लॉगिन करना होगा। प्रोफाइल लॉगिन करने के लिए आपको दोबारा यहाँ पर जो है लॉगिन करने के पेज को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है। तो जो आपको अभी रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ है उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों जब आप रजिस्ट्रेशन करते समय जो आपने पासवर्ड बनाया होगा उस पासवर्ड को आप यहाँ पर नीचे एंटर करेंगे। नीचे आपका जो कैप्चा कोड है उस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल है कुछ इस प्रकार से लॉगिन होके आ जाता है। अब दोस्तों आप अपने प्रोफाइल पे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है 7 स्टेप बताए गए हैं। इन 7 स्टेप को फॉलो करते हुए आपको अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ आता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकार से ग्रीन का निशान हो गया है, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब नीचे आएंगे तो देखेंगे तो आपका आधार का जो सीडिंग स्टेटस है वह एक्टिवेट होना चाहिए। अगर दोस्तों आपका जो बैंक है आपके आधार कार्ड से लिंक है तो इस प्रकार से देख सकते हैं बैंक अकाउंट जो सीडिंग है एक्टिवेट यहाँ पर हो गया है, इस प्रकार से एक्टिव बताना चाहिए। इसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो देख सकते हैं आपका आधार कार्ड का केवाईसी हुआ है या नहीं, उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल यहाँ पर लिखा होना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा वेरिफिकेशन यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया है। अब हमें यहाँ पर आगे फॉर्म फिल करना होगा। अब आगे फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ पर सेकेंड नंबर पर देखेंगे तो प्रोफाइल अपडेशन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जो डिटेल डाले थे वो सारे डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों अगर इसमें कोई गलती हो गया होगा तो यहाँ पर चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका नाम आपका पूरा डिटेल है यहाँ पर हिंदी में डालने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले प्रथम नाम लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम हिंदी में एंटर करना होगा। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं सबसे पहले आप अपने जो मोबाइल के कीबोर्ड है उसमें इस प्रकार से आपको जो हिंदी का जो ऑप्शन है उसको ऐड कर लेना होगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर जो इंग्लिश में लिखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक हिंदी यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर इंग्लिश में इस प्रकार से लिखते हैं तो देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर जो हिंदी में यहाँ पर नाम है एंटर हो गया है। उसी प्रकार से दोस्तों आप अपना जो है मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पर आप हिंदी में लिख लीजिए। इसके बाद नीचे आएंगे तो पिता या पति का नाम लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आप अपना जो है पिता का नाम या पति का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर जो भी नाम लिखेंगे आपको हिंदी में ही लिखना है। उसी प्रकार से नीचे माता का नाम लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आप अपना मदर्स नेम हिंदी में लिख लीजिए। इसके बाद दोस्तों नीचे देखेंगे तो अदर बेसिक डिटेल है वह मांगा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो फादर या गार्जियन का ऑक्यूपेशन मांगा जाता है, यानी कि आपके पापा या गार्जियन का व्यवसाय क्या है उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे तो गवर्नमेंट पर क्लिक करेंगे, प्राइवेट में कहीं जॉब करते हैं तो प्राइवेट पर क्लिक करना होगा, फार्मर होंगे तो फार्मर पर क्लिक करेंगे,
या दोस्तों अदर जो है इनमें से कोई भी कैटेगरी के नहीं है तो यहाँ पर आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे देखेंगे तो मदर का व्यवसाय पूछा जाता है, तो आपकी मदर है क्या करती है उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। अगर दोस्तों आपकी मदर हाउसवाइफ है तो यहाँ पर आपको अदर पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद नीचे देखेंगे तो आपसे रिलीजन यानी धर्म पूछा जाता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन जो भी आपकी धर्म होगी यहाँ से आपको अपना धर्म सिलेक्ट कर लेना होगा। नीचे पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास बीपीएल कार्ड होगा तो यहाँ पर आपको बीपीएल पर क्लिक करना है, यानी कि दोस्तों आपका राशन कार्ड बीपीएल कार्ड होगा तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और नीचे आपको राशन कार्ड का नंबर डालने के लिए कहा जाता है। अगर दोस्तों आपका राशन कार्ड बीपीएल कार्ड नहीं है, एपीएल कार्ड है तो सीधा आपको यहाँ पर एपीएल पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर एपीएल पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर राशन कार्ड का नंबर डालने का ऑप्शन नहीं आएगा। अब नीचे पूछा जा रहा है कि क्या आप दिव्यांग हैं या नहीं। अगर दोस्तों आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो यहाँ आपको यस के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप कौन से दिव्यांग है उसकी कैटेगरी सिलेक्ट करना है, कितना प्रतिशत आपका दिव्यांग का सर्टिफिकेट बना हुआ है उस प्रतिशत को लिखेंगे और यहाँ पर आपको दिव्यांग की सर्टिफिकेट है उसे अपलोड करना होता है। अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपसे करस्पॉन्डेंस एड्रेस मांगा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट यानी अपना जिला सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो है ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद दोस्तों नीचे देखेंगे तो विधानसभा लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर क्लिक करके आपका जो गांव है या शहर है कौन सी विधानसभा के अंतर्गत आता है उस विधानसभा को आप यहाँ पर एंटर कर लीजिए। इसके बाद नीचे एड्रेस लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आप अपना पूरा एड्रेस है उसे फिल कर देंगे। नीचे दोस्तों पिन कोड लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आप अपना पिन कोड डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो है अपना फ़ोटो अपलोड करने के लिए कहा जाता है। अब फोटो की जो साइज होगी देख सकते हैं 50 KB से कम होनी चाहिए और फोटो की फॉर्मेट देख सकते हैं JPG फॉर्मेट में आप यहाँ पर आप फोटो है उसे अपलोड कर देंगे। सबसे पहले जो भी आपकी जो है मोबाइल पे फोटो होगी उसे आप जो है साइज़ को कम कर लेंगे यानी रिसाइज कर लेंगे। आपकी जो फोटो की साइज़ है 50 KB से आपको कम कर लेना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको चूज़ फाइल लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल का फाइल ओपन हो जाएगा। जिस फाइल में आप फोटोग्राफ्स रखे हुए हैं उस फाइल पर जाकर आपको फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना होगा। जैसे आप फोटो सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने इस प्रकार से फोटो है सिंपली अपलोड होकर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर फोटो अपलोड नहीं होता है तो आपको मोबाइल से फोटो की साइज़ कैसे कम करेंगे उस वाली वीडियो हमने पहले बना रखा है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, वह वीडियो देखकर आप फोटो की साइज़ को कम कर लीजिए और यहाँ पर आप अपलोड कर लीजिए। फोटो अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपसे हाई स्कूल यानी 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पर उसका डिटेल मांगा जाता है। सबसे पहले आप अपने 10वीं के सर्टिफिकेट के रोल नंबर होगा उस रोल नंबर को आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। नीचे देखेंगे तो कंफर्म रोल नंबर लिखा हुआ आता है, तो दोबारा यहाँ पर आप अपना 10th के सर्टिफिकेट के रोल नंबर को दोबारा एंटर कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों ईयर आप पासिंग लिखा हुआ आ रहा है, तो दोस्तों आपने कक्षा 10वीं कौन से ईयर में पास किया हुआ है उस ईयर को आप यहाँ पर लिख लीजिए। इसके बाद नीचे देखेंगे तो बोर्ड का नाम पूछा जाता है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो छत्तीसगढ़ बोर्ड से 10th किए हुए हैं तो CGBSC यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। CBSE बोर्ड से आपने 10th किया होगा तो CBSE पर क्लिक करना होगा। ICSE से किए होंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अदर जो है बोर्ड से किए होंगे तो आपको अदर पर क्लिक करना होगा। अगर दोस्तों आप छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर से किए होंगे तो सिंपली आप CGBSC यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद नीचे आपके 10वीं का परसेंटेज मांगा जाता है, तो आपका 10वीं में कितना % था यहाँ पर आप एंटर कर लीजिए। इसके बाद जो भी आप इन्फॉर्मेशन दिए हैं एक बार सारे इन्फॉर्मेशन चेक कर लेंगे और नीचे आएंगे और सेव के बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपके यहाँ पर सेकेंड स्टेप है कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर सेकेंड स्टेप है इस प्रकार से राइट का निशान आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर हमें एकेडमिक डिटेल्स है उसे फिल करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो करेंट इंस्टीट्यूट लोकेशन मांगा जाता है, तो आप जो भी अभी कोर्स कर रहे हैं और कौन से लोकेशन पे है पूछा जा रहा है। तो अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट से कोई कोर्स कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ स्टेट पर क्लिक करेंगे। अदर स्टेट से कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अदर स्टेट पर सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो करेंट इंस्टीट्यूट का डिटेल मांगा जाता है, यानी कि अभी आप कौन से कोर्स कर रहे हैं उस जो है इंस्टीट्यूट का आपको यहाँ पर डिटेल है वह देना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले सिलेक्ट इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करके अभी आप कौन से डिस्ट्रिक्ट यानी कौन से जिले में कोर्स कर रहे हैं, कौन से जिले में जो है कॉलेज कर रहे हैं उस जिले को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो सिलेक्ट इंस्टीट्यूट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं उस जो है जिले में जितने भी यहाँ पर कॉलेज होंगे सभी कॉलेज का नाम आ जाएगा। तो दोस्तों आप जो भी कॉलेज कर रहे हैं, चाहे आप जो है ग्रेजुएशन कर रहे हो या इंजीनियरिंग कर रहे हो या दोस्तों आप जो है मेडिकल का कोई कोर्स कर रहे हो या ITI कर रहे हो, सभी का यहाँ पर जो है कॉलेज का नाम आ जाएगा। तो यहाँ से आपको अपना कॉलेज है उसे सिलेक्ट कर लेंगे।
जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके यहाँ पर जो है इंस्टीट्यूट आईडी ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल होके आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपको एडमिशन का डेट पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अभी आप जो भी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हुए हैं तो आपको अपने रसीद पर देख लीजिए, जो भी आपकी रसीद होगी उसी डेट को आप यहाँ पर एंटर कर लीजिए। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा। दोस्तों इस कैलेंडर से आपको अपना जो है एडमिशन होने का डेट है उसे सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद दोस्तों अगर आपके पास इनरोलमेंट नंबर होगा तो यहाँ पर आप अपना इनरोलमेंट नंबर डाल सकते हैं। अभी आपके पास इनरोलमेंट नंबर नहीं है तो आप इसे ब्लैंक रहने दीजिए। इसके बाद इनरोलमेंट का डेट होगा तो यहाँ पर आप अपना इनरोलमेंट का डेट भी डाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक इनरोलमेंट फॉर्म नहीं भरा होगा तो आपको इसे दोनों ऑप्शन को ब्लैंक रहने देना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो देख सकते हैं करेंट कोर्स का डिटेल पूछा जाएगा, यानी कि अभी आप कौन से कोर्स कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि यदि आपकी संस्था में आपको अपना पाठ्यक्रम प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो इस संबंध में तत्काल संस्था से संपर्क करें। उनके द्वारा अपने लॉगिन से पाठ्यक्रम जोड़ने के पश्चात ही यहाँ पाठ्यक्रम प्रदर्शित होगा। यानी कि दोस्तों आप जो भी कॉलेज कर रहे हैं, जो भी कोर्स कर रहे हैं, उस कॉलेज या उस कोर्स का नाम नीचे शो नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में सबसे पहले आप कॉलेज से संपर्क कीजिए। वहाँ से आपका कॉलेज ऐड कर दिया जाएगा और यहाँ पर शो होने लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो देख सकते हैं सिलेक्ट एडमिशन टाइप लिखा हुआ आता है। तो दोस्तों आपका जो है सिलेक्शन कौन से बेस पर हुआ है, मेरिट बेस पर हुआ है तो मेरिट बेस पर क्लिक करेंगे। मैनेजमेंट कोटा से हुआ है या अदर कोटा से हुआ है तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। दोस्तों अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देकर सिलेक्शन लिए हुए हैं या दोस्तों आपने परसेंटेज के माध्यम से सिलेक्शन हुआ है तो यहाँ पर आपको मेरिट बेसिस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों नीचे लिखा हुआ आ रहा है मोड ऑफ स्टडी, आप कौन से मोड से पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर आप रेगुलर कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पर रेगुलर कोर्स पर क्लिक कर दीजिए। नीचे आएंगे और यहाँ पर आप कौन से कोर्स कर रहे हैं उसे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने कॉलेज सिलेक्ट किया होगा उस कॉलेज में कौन कौन से कोर्स हैं उस सभी कोर्स का नाम यहाँ पर आ जाता है। तो अभी आपने कौन से कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है उस कोर्स को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे बीए करें तो बीए पर क्लिक कर दीजिए, बीएससी करें तो यहाँ पर बीएससी पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद देखेंगे तो सिलेक्ट ब्रांच लिखा हुआ आता है। तो जो भी आप कोर्स सिलेक्ट करेंगे उस अनुसार यहाँ पर ब्रांच आ जाएगा, उस ब्रांच को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर दोस्तों आप जो है आईटीआई करते हैं या अदर कोर्स करते हैं तो वहाँ से कौन से ब्रांच से आप कर रहे हैं, या जो है इंजीनियरिंग करते हैं तो कौन से ब्रांच से कर रहे हैं उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। अगर दोस्तों आप यहाँ पर जो बीएससी कर रहे हैं तो कौन से ग्रुप से कर रहे हैं, मैथ से कर रहे हैं या बायोलॉजी से कर रहे हैं या कंप्यूटर साइंस से कर रहे हैं उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद दोस्तों नीचे देखेंगे तो आपसे जो है कोर्स का ईयर पूछा जा रहा है कि अभी आप कौन से ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं, उस ईयर को आपको सिलेक्ट करना होता है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अगर आप फर्स्ट ईयर में होंगे तो फर्स्ट ईयर पर क्लिक करेंगे, सेकेंड ईयर में होंगे तो सेकेंड या थर्ड ईयर पे होंगे तो आपको यहाँ पर थर्ड पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों नीचे पूछा जा रहा है कि क्या आप हॉस्टल में रहते हैं। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपको यस पर क्लिक करना है और यहाँ पर हॉस्टल का पूरा डिटेल है वह देना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट हॉस्टल में रहते हैं तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर यस करेंगे और आपका जो स्कॉलरशिप है कुछ यहाँ पर जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि हॉस्टल का भी यहाँ पर स्कॉलरशिप आपके सामने यहाँ पर ऐड होके आता है, यानी कि आपको यहाँ पर ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर दोस्तों आप जो गवर्नमेंट हॉस्टल में नहीं रहते तो सिंपली आपको यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपको प्रीवियस कंप्लीटेड कोर्स का यहाँ पर डिटेल मांगा जाता है, यानी कि आपने पहले कौन सा कोर्स कंप्लीट कर रखा है उसके बारे में यहाँ पर आपको पूरा डिटेल देना पड़ेगा। जैसे आपने पहले 12th कर रखा है तो 12th के बारे में डिटेल देना है, या आपने कहीं डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा के बारे में डिटेल देंगे, या दोस्तों अगर आपने पहले ग्रेजुएशन कर रखा है तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन का या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने कोर्स कंप्लीट कर रखा है उस कोर्स के बारे में यहाँ पर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले कोर्स टाइप लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं सभी कोर्सेज का नाम आ जाएगा। तो दोस्तों अभी आप जो है केवल 12th किए हुए हैं, 12th के बाद अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हुए हैं उस कंडीशन में आपको जो है स्कूल एजुकेशन कोर्स लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। या दोस्तों आप जो आईटीआई या पॉलिटेक्निक किए होंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, या कोई डिप्लोमा कोर्स किए होंगे या कोई प्रोफेशनल कोर्स किए होंगे, नॉन प्रोफेशनल कोर्स किए होंगे उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर कोर्स का टाइप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीटेड कोर्स के बारे में यहाँ पर पूछा जाता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से देख सकते हैं 12th का ऑप्शन आ गया है, 10th का ऑप्शन आ गया है। अगर दोस्तों अगर आप जो है अदर कोर्स है वहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो उस कोर्स के बारे में यहाँ पर आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है स्कूल एजुकेशन सिलेक्ट किया हुआ है तो इस प्रकार से 12th और 10th का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आपका 12th कंप्लीट हो गया है तो यहाँ पर आपको 12th पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ब्रांच पूछा जाता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो 12th में आपने कौन से जो है स्ट्रीम से अपने 12th किया हुआ है, एग्रीकल्चर से किया हुआ है या आर्ट्स या कॉमर्स
या साइंस से किया हुआ है उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। बाद दोस्तों यहाँ पर 12th का रोल नंबर मांगा जाता है, तो यहाँ पर आप अपना 12th का रोल नंबर डाल दीजिए, यानी कि आपने जो कोर्स सिलेक्ट किया हुआ है उसी कोर्स का आपको यहाँ पर रोल नंबर है उसे डालना पड़ेगा। इसके बाद कौन सी ईयर में आपने कोर्स कंप्लीट किया हुआ है उस ईयर को आप सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से जो है क्लिक करके आप टाइप कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज मांगा जाता है, तो अगर आप 12th सेलेक्ट किए हुए हैं तो यहाँ पर आप 12th का परसेंटेज है वह डाल दीजिए। नीचे दोस्तों इंस्टीट्यूट का नाम पूछा जाता है, तो आपने कौन से जो है स्कूल से 12th किया हुआ है उस स्कूल का नाम लिख लीजिए, या दोस्तों अगर आपने और कोर्स किया होगा तो आप कौन से जो है इंस्टीट्यूट से कोर्स किए हुए हैं उस कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपको लास्ट ईयर का मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करना है। जैसे कि आपने 12th सेलेक्ट किया होगा तो यहाँ पर आप अपना 12th का सर्टिफिकेट है उसे अपलोड करेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो जो फाइल की साइज होगी 120 KB से कम होनी चाहिए। आपकी फाइल या जो है PDF फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं या JPG यानी फोटो फॉर्मेट में भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने जो कोर्स कंप्लीट कर रखा है उस कोर्स को आप यहाँ पर अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल की फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप अपना 12th या जो भी कोर्स किए हुए हैं उस कोर्स के सर्टिफिकेट को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद जो भी आप डिटेल डाले हैं एक बार डिटेल चेक कर लीजिए और नीचे सेव का ऑप्शन है यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि आपके यहाँ पर 3rd स्टेप है कंप्लीट हो गया है। दोस्तों अब इस पेज में जैसे आप यहाँ पर नीचे आएंगे यहाँ पर देख सकते हैं बैंक अकाउंट डालने से पहले ये जो भी नोटिफिकेशन है आपको इसे पढ़ लेना होगा। इस नोटिफिकेशन में यही बताया गया है कि आपका बैंक है आधार से लिंक होना चाहिए, यानी NPCI जो मैपिंग है वह सक्सेसफुल होना चाहिए, तभी दोस्तों आपके अकाउंट पर पैसा आ पाएगी। तो दोस्तों अगर आपका जो है DBT एक्टिवेट नहीं हुआ है तो सबसे पहले आप अपने नज़दीक के बैंक चले जाइए, वहाँ से DBT एक्टिवेट कराने वाला फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आपका DBT है 2 या 3 दिनों में एक्टिवेट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों जैसे आप इस पेज में नीचे आएंगे यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आप अपने बैंक के IFSC कोड यहाँ पर डालेंगे। तो आपके पास जो भी पासबुक है उस पर आपको IFSC कोड देखने को मिल जाएगी। उस IFSC कोड को आप यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे SBI होगा तो इस प्रकार से SBIN 00 या 000 ऐसा लिखा हुआ एक अंक आपको देखने को मिल जाता है, उसे डाल दीजिए। या दोस्तों आपका अकाउंट अदर बैंक में है तो इस प्रकार से आप उस जो है पासबुक से आप अपना बैंक का IFSC कोड आप यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर IFSC कोड डालेंगे नीचे बैंक का नाम साथ ही यहाँ पर बैंक का पूरा एड्रेस है, ब्रांच है, यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो अकाउंट नंबर मांगा जाता है, तो यहाँ पर आप अपना बैंक का अकाउंट नंबर डाल दीजिए। दोबारा ही नीचे आपको अकाउंट नंबर को कंफर्म करने के लिए कहा जाता है। दोस्तों आपको बड़े सावधानी से आपको अपने यहाँ पर अकाउंट नंबर है उसे डालना है। दोस्तों आप अपने पासबुक की फ़ोटो खींच लीजिए और उसे जो है आपको एडिट करना होगा। देख सकते हैं PDF या JPG फाइल में उसे अपलोड करना है और जो मैक्सिमम साइज होगी 120 KB से कम होनी चाहिए, तभी आपकी फाइल है यहाँ पर अपलोड हो पाएगी। सबसे पहले आप अपने जो है पासबुक को रिसाइज कर लीजिए। रिसाइज कर लेने के बाद यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और फाइल में जाकर आपको अपना पासबुक है उसे सिलेक्ट कर लेना होगा। पासबुक सिलेक्ट हो जाने के बाद इस प्रकार से देख सकते हैं आपका पासबुक है यहाँ पर सिलेक्ट होके आ गया है। दोस्तों आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो सिलेक्ट आधार सीडिंग बैंक पूछा जा रहा है, तो आपके जो है आधार से कौन सा बैंक सीडिंग है यानी लिंक है उस बैंक को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। तो दोस्तों आपका आधार कार्ड कौन से बैंक से लिंक है, कौन से बैंक से सीडेड है, उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर नीचे आएंगे और इस बॉक्स पर आपको इस प्रकार से चेक मार्क करना होगा और नीचे आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से देख सकते हैं सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाता है, यानी कि आपके यहाँ पर बैंक डिटेल है सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका 4th स्टेप है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर 5th स्टेप में आपका कास्ट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करने के लिए कहा जाता है। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए आपको इस पेज में नीचे आना होगा और यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र है उसके बारे में यहाँ पर अपलोड करने के लिए कहा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर पूछा जाता है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ऑनलाइन तरीके से बना हुआ है या ऑफलाइन तरीके से बना हुआ है। दोस्तों अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट CSC सेंटर से बना होगा तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट CSC सेंटर से नहीं बना हुआ है, पहले जो है किसी वकील के द्वारा बनाया गया है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर जो है नो के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप नो के बटन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से देख सकते हैं सर्टिफिकेट नंबर डालने का ऑप्शन आ गया है, तो आप अपना सर्टिफिकेट का नंबर डाल दीजिए। यहाँ से जो है इशू होने का डेट डालेंगे और यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट है उसे अपलोड करने के लिए कहा जाता है, तो आप अपना जो है सर्टिफिकेट की फ़ोटो खींच के यहाँ पर अपलोड कर लीजिए। दोस्तों अगर आपका जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन तरीके से यानी CSC सेंटर से बना है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट में देखेंगे तो वहाँ पर आपको यहाँ सर्टिफिकेट नंबर या रेफरेंस नंबर देखने को मिल जाएगा।
इस प्रकार से देख सकते हैं आपको यहाँ पर जो रेफरेंस नंबर देखने को मिल जाता है, उस रेफरेंस नंबर को आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। रेफरेंस नंबर एंटर कर लेने के बाद नीचे गेट ऑनलाइन सर्टिफिकेट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट है इस प्रकार से देख सकते हैं शो हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आप अपने सर्टिफिकेट में आप अपना नाम, फादर्स नेम, ये सारे डिटेल आपको मैच कर लेना होगा। इस प्रकार से अगर सारा डिटेल सही होता है तो देख सकते हैं आपका सर्टिफिकेट है यहाँ पर अपलोड हो गया है। इस प्रकार से राइट का निशान आ गया है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे आना होगा और इस प्रकार से एक बॉक्स है, यहाँ पर आपको एक्सेप्ट के बटन पर इस प्रकार से चेक मार्क करेंगे। नीचे देखेंगे तो सेव एंड अपलोड लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से देख सकते हैं डाटा सेव सक्सेसफुल हो गया है। ओके के बटन पर क्लिक कर दीजिए और इस प्रकार से आपका कास्ट सर्टिफिकेट है देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र है उसे अपलोड करना है। दोस्तों आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है यानी आपका निवास प्रमाण पत्र है ऑनलाइन बना होगा तो यस पर क्लिक कीजिए। ऑनलाइन नहीं बना है, ऑफलाइन तरीके से बना है तो नो पर क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन बना होगा तो जैसे आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं सर्टिफिकेट नंबर या रेफरेंस नंबर डालने का ऑप्शन आ गया है। तो दोस्तों आपके सर्टिफिकेट पर जो भी रेफरेंस नंबर होगा उस रेफरेंस नंबर को आप यहाँ पर डाल दीजिए। नीचे गेट ऑनलाइन सर्टिफिकेट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से आपका जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप अपना नाम, फादर्स नेम, ये सारे डिटेल अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों एक नंबर मिस्टेक होता है तो जो है अदर जो है सर्टिफिकेट यहाँ पर शो हो सकता है। इसलिए आप सही तरीके से नंबर को डालेंगे और सही तरीके से यहाँ पर आपको मैच करना होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर आपका ही सर्टिफिकेट यहाँ पर शो होता है तो उस कंडीशन में नीचे आएंगे, यहाँ पर इस बॉक्स पर चेक मार्क करेंगे और सेव एंड अपलोड पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपका यहाँ पर सक्सेसफुल जो है कास्ट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर अगले स्टेप पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र है उसे अपलोड करने के लिए कहा जाता है। दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो आपकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है 6 महीने तक होती है। अगर आपका सर्टिफिकेट है 6 महीने पुराना है तो दोस्तों आपको नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट 6 महीने के अंदर बना हुआ है तो उसे आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अब अपलोड करने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले एनुअल इनकम लिखा हुआ आता है, तो जो भी आपकी सर्टिफिकेट में एनुअल इनकम होगी यानी वार्षिक आय होगी उस वार्षिक आय को यहाँ पर आप डाल दीजिए। उसके बाद दोबारा यहाँ पर आपको जो एनुअल इनकम यानी वार्षिक आय दोबारा यहाँ पर डाल के कन्फर्म कर लेना होगा। जो भी 60,000, 70,000, 80,000 जो भी आपके जो है सर्टिफिकेट में होगा उसी प्रकार से यहाँ पर आपको अमाउंट को डालना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछा जाता है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन बना है या ऑफलाइन, तो ऑनलाइन बना होगा तो आप यस पर क्लिक कर दीजिए। और दोस्तों यहाँ पर आपके जो सर्टिफिकेट का रेफरेंस नंबर होगा उस रेफरेंस नंबर को आप यहाँ पर डाल दीजिए और नीचे गेट ऑनलाइन सर्टिफिकेट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके यहाँ पर देख सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट है यहाँ पर शो हो जाता है। यहाँ से आप अपना इनकम सर्टिफिकेट को मैच कर लीजिए। आपका इनकम सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर नीचे आएंगे और इस बॉक्स पर आपको चेक मार्क करना होगा और सेव के बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हमारे यहाँ पर जो है 6 स्टेप है कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट टाइम हमें यहाँ पर जो एप्लीकेशन को लॉक करने के लिए कहा जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो जो भी अपने फॉर्म भरे हैं सभी फॉर्म का यहाँ पर जो है प्रीव्यू है आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर लॉक करने से पहले यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इसे आपको ध्यान से पढ़ना होगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि कृपया जो है आवेदन लॉक करने से पूर्व सभी जो इन्फॉर्मेशन आप दिए हुए हैं, सभी जो आपने डेटा दिया हुआ है उसे आपको अच्छे से चेक कर लेना होगा, क्योंकि दोस्तों जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर आप लॉक कर देंगे उसके बाद आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। इसीलिए एप्लीकेशन फॉर्म को लॉक करने से पहले आप जो भी इन्फॉर्मेशन दिए हैं 2 से 3 बार अच्छे से चेक कर लेना होगा। दोस्तों बात करें विशेषकर संस्था यानी जो भी इंस्टीट्यूट पढ़ रहे हैं उसका नाम या दोस्तों ब्रांच या कोई कोर्स में या ईयर में गलती हो जाती है तो उस कंडीशन में आप जो है यानी कि जो भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वहाँ पर जाकर आपको अपने फॉर्म को टेम्परेरी रिजेक्ट करवाना होगा। रिजेक्ट करवाने के बाद दोस्तों आप अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप गलत इन्फॉर्मेशन डाल के अगर आपको जो है एक बार स्कॉलरशिप मिल जाता है, अगर उसमें आप सुधार नहीं करते हैं तो दोस्तों आपको अगले भी भविष्य में जो भी आपकी स्कॉलरशिप फॉर्म होगी उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इसलिए जो भी अभी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको बड़े ध्यान से चेक कर लेना होगा, उसी के बाद ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को लॉक करेंगे। दोस्तों अब इस पेज में जैसे ही आप नीचे आएंगे तो जो भी आपने फॉर्म भरते समय जो भी डिटेल डाले हैं सारा डिटेल का प्रीव्यू है यहाँ पर आ जाता है। आपको सारे डिटेल अच्छे से मैच कर लेने होंगे, सारे डिटेल 2 से 3 बार चेक कर लेना होगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे तो क्लिक हियर टू लॉक एप्लीकेशन एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन टू इंस्टीट्यूट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है लॉक हो जाएगा और इंस्टीट्यूट को फॉरवर्ड हो जाएगा।
उसके बाद इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना होगा और सारे डॉक्यूमेंट के साथ उस कॉलेज में जाकर आपको जमा कर देना है। लेकिन दोस्तों अभी बता दूं कि अभी फिलहाल जब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अभी आपका लॉकिंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अभी लॉक करने के लिए आपको कुछ समय दिया गया है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर आप लॉक के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है अभी लॉक नहीं होगा, क्योंकि अभी देखेंगे तो अभी काफ़ी समय है। तो अभी आप केवल एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर जो अपडेट कर लीजिए। अपडेट कर लेने के बाद जैसे यहाँ पर लॉक होना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद दोस्तों कॉलेज द्वारा आपको नोटिस जारी कर दी जाएगी और आप अपने एप्लीकेशन को लॉक करके आप वहाँ पर कॉलेज पर जमा कर सकते हैं। सो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से आप बड़ी आसान तरीके से घर बैठे ही छत्तीसगढ़ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।